ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण हमको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको काट के लाइन चार्ज लाइन चार्ज बोला था ना। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, ये पहला एप्लीकेशन है और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, एग्जाम में ये आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लुक एट हियर, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ l। एक वायर ले लेते हैं जिसका लेंथ कितना है l। ठीक है, एक हमने वायर लिया जिसका लेंथ कितना है, मान के चलते हैं l, और इस l वायर में हम लोग प्लस क्यू चार्ज अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं? प्लस क्यू चार्ज अप्लाई कर देते हैं। प्लस क्यू चार्ज इज फ्लो इन वायर। अब अपने को पता है अगर वायर ले रहे हैं और प्लस क्यू चार्ज फ्लो करेंगे तो चारों तरफ वो प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इस फेस में भी क्या रहेगा? प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट रहेगा, दोनों फेस में प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? मेरे को ये सबसे पहले हमने क्या लिया? एक वायर लिया, उस वायर का लेंथ कितना लिया? एल लेंथ का लिया। एल लेंथ के वायर में हम लोगों ने क्या किया? प्लस क्यू चार्ज फ्लो किया। क्या फ्लो किया? प्लस क्यू चार्ज फ्लो किया। जैसे ही प्लस क्यू चार्ज इसमें लगातार फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमको पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है। किस पर कैलकुलेट करना है? पॉइंट पी। एक वायर है, उसमें क्यू चार्ज को फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो किसी एक पॉइंट पर हमको निकालना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो माना हम लोग कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं? पी पॉइंट पर, जो कि वायर से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? आर। कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? आर। क्लियर है यहाँ पर तक? को डाउट समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को ये आगे यहाँ पर तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? नहीं, आर डिस्टेंस है वायर का पॉइंट टी से, वायर का पॉइंट टी से। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? एक गॉसियन सरफेस। इस तरीके से गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। कल का लिखे हुए हैं कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। अब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर कॉन्सेप्ट? क्लियर है? सबसे पहले हमने एक वायर लिया, उस वायर का लेंथ कितना है? एक वायर लिया, उस वायर का लेंथ कितना है? एल। एल लेंथ वाले वायर में हमने कौन सा चार्ज फ्लो किया? क्यू चार्ज फ्लो किया। जैसे ही क्यू चार्ज फ्लो किया तो क्यू चार्ज फ्लो करने के कारण उसके चारों तरफ क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी इंटेंसिटी हमको किस पे निकालनी है? पॉइंट पी पर। पॉइंट पी वायर से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। और कल मैंने पढ़ाया था लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? हो गया। अब सबसे पहला चीज एरिया वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इस तरफ एक ठो निकलेगा, इस तरफ एक ठो निकलेगा, इस तरफ एक ठो निकलेगा। तो टोटल कितना एरिया वेक्टर निकलेगा? 3। क्लियर है? एक सरफेस पे इधर जहां पे निकाल रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो मान लेते हैं यहां पर एरिया वेक्टर क्या निकलेगा? ds1। यहां पर एरिया वेक्टर क्या निकलेगा? ds2। यहां पर एरिया वेक्टर क्या निकलेगा? ds3। 3 एरिया वेक्टर निकल गए अलग अलग डायरेक्शन। 4 क्यों नहीं निकला? उस साइड क्यों नहीं निकला? और कुछ उससे अच्छा पूरा सर्कुलर होगा तो हाँ, जो हमारा क्या रहता है? सिलेंडर रहता है, वो चारों साइड से घुमा हुआ रहता है, तो उसको कभी भी घुमाओगे तो एक ही तरफ ही निकलेगा उसमें। लेकिन ऊपर और नीचे उसके अलग अलग साइड्स हो गए, तो टोटल कितना एरिया वेक्टर निकल सकता है उसमें? 3। 4 नहीं निकलने का कारण समझ में आया ना? कॉपी में हम 4 निकाल सकते हैं
बट हमको रियलिटी में पता है कि सिलेंडर 3 डायमेंशनल होता है, गोला होता है। तो किसी भी एक साइड निकालोगे और उसको घुमा दोगे तो घूमता ही रहेगा। वो यहाँ पे है, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, वो सर्कुलेट होता रहेगा। तो एक ही तरफ निकलेगा। रेडियस नहीं, कौन बोल रहे कि रेडियस से? डिस्टेंस है वो, इस वायर से इस पी के बीच का क्या है? डिस्टेंस। हम तो रेडियस पढ़े ही नहीं अभी तक। क्लियर है? समझ में आया? अब आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कहाँ पे निकालना है? पॉइंट पी पर। तो ई और ds1 के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? एंगल बिटवीन, समझना, लिखना नहीं, एंगल बिटवीन ई एंड ds1 कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। ई एंड ds2 के बीच में कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये 90 बन रहा है। और ई और ds3 के बीच में कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये और ये ई के साथ कितना डिग्री बनाएंगे? 90। लेकिन ये कितना डिग्री बनाएगा? 0। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे, ये सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए, ये डेरिवेशन का पोर्शन नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन शुरू होगा वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? सीधा सीधा, क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो कल पढ़े थे कि गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉसियन सरफेस में सभी जगह पे लग जाता है। क्या है गॉस थ्योरम? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जानते हैं? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। जितना बनेगा सबको जोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ठो बना, लेकिन एरिया वेक्टर कितना ठो निकल रहा है? 3 ठो। तो पहले के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग, तीनों को ऐड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कल में क्या लगाएंगे? बोला था cos थीटा। तो क्लोज इंटीग्रेशन साइन E ds1 cos कितना डिग्री लिख दिए। अंडरस्टूड है, वो लिखाना नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। E ds2 कितना डिग्री? 90 डिग्री प्लस E ds3 कितना डिग्री? समझ में आया कि नहीं है? cos 0 की वैल्यू कल कितना पढ़ाया था सभी देहातियों को? तो क्या है यहाँ पे? क्लोज इंटीग्रेशन साइन E ds1 इंटू प्लस 0 प्लस 0। क्यों 0 हो गया? cos 90 0 होती है, 0 इंटू कुछ भी मतलब 0। तो हमारे पास क्या बचा? क्लोज इंटीग्रेशन साइन E ds1। E क्या हो जाता है बाहर, क्या बचा? ds1। ds1 किसके लिए है? ds1 किसके लिए? सिलेंडर के लिए। किसके लिए? सिलेंडर के लिए। अब देखो, ये हो गया हमारा रेडियस। क्या हो गया ये? और रेडियस का लेंथ कितना दिख रहा है? लंबाई कितनी है इसकी? L। ठीक है, तो इसका कितना निकलेगा? एरिया कितना निकलेगा उसका? क्या लिखेंगे? ds1 इज इक्वल टू कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कितना होता है कट सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। लेकिन एच की जगह हमारे पास क्या है? एल। तो क्या पुट करेंगे यहाँ? 2 पाई आर एल। तो ये कैसे लिखेंगे? E इंटू 2 पाई आर एल। ये किसकी वैल्यू है? फाई। इसकी वैल्यू आ रही है यहां तक क्लियर है कि नहीं? है। इक्वेशन 1 किसके इक्वल है? फाई के। इक्वेशन 2 भी किसके इक्वल है? फाई के। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर दिया हमने, क्योंकि दोनों का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड इक्वल होगा। क्या? E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू निकालने की आ गया Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। यूनिट क्या लिखते हैं इसका? न्यूटन पर। हो गया आंसर। एक लाइन और बनेगा, बट Q बाई एल को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था मैंने। Q बाई एल को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। लैम्डा किसी को बताता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो E इज इक्वल टू
Q और L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट, यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। पेपर में यहाँ तक के भी बना के आओगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, ये दो लाइन को एक्स्ट्रा करोगे तो भी पूरा मिलेगा, लेकिन इसको एक्स्ट्रा कर दोगे तो पीछे वाले का नंबर कट जाएगा। सर पाई नहीं लगेगा, 2 पाई लिखे वहाँ पाई नहीं लगेगा, 2 पाई। ठीक, क्लियर है यहाँ पर, समझ में आया पूरा? सर नहीं दिख रहा था। खिसक जा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को हमको प्रूफ करना है, किससे, गॉस थ्योरम से। चलो, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को हमको किससे प्रूफ करना है, गॉस थ्योरम से। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, एक लाइन का होता है, सबको रिमेंबर रहना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन। क्लियर है यहाँ पर, ये प्रूफ करके रखते हैं, ठीक है, किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम क्या होता है वो भी याद होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका यूज करके हमको ये कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज क्या है, मान के चलते हैं Q, और पॉइंट चार्ज को जैसे ही हम लोग सरफेस पे रखेंगे तो वो सोर्स चार्ज बन जाता है, क्या बन जाता है, सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, अगर गॉसियन सरफेस के फॉर्म में लेना है तो स्फेरिकल, कल पढ़े थे, अगर पॉइंट चार्ज को सरफेस पे रखा जाता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं तो कैसा एज्यूम करना पड़ता है हमको, स्फेरिकल। मान लेते हैं इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, कितना स्क्वायर का रेडियस, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, इसको लिख ले रहा हूं पहले से, कल भी पढ़े, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन साइन ds की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर होगी। ये क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? फिर से अब थ्योरी को एक बार अच्छे से समझना। सबसे पहले हमने क्या लिया है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या लिया हम लोग, Q पॉइंट चार्ज को किस पे रख दिए, सरफेस पे। जैसे ही सरफेस पे रखे तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, लेकिन हमको पता है कि अगर चार्ज पॉइंट का है तो उसके चारों तरफ कौन सा गॉसियन सरफेस बनता है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट P पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, r, कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका ds, अब इसमें क्या निकालेंगे, एरिया वेक्टर भी निकालेंगे, एरिया वेक्टर क्या निकलेगा, ds। तो ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस क्या लिए, गॉसियन सरफेस क्या लिए, अभी बोला क्या लिए, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या लिए, गॉसियन सरफेस क्या लिए, बता धरती, गॉसियन सरफेस क्या बना है, स्फीयर। गॉसियन सरफेस क्या बना है, स्फीयर। तो किसका एरिया निकलेगा, स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, इसीलिए मेरी क्लास मिस नहीं करना, मिस हो पूरा मिस हो जाएगा उसके बाद। क्लियर, एक दिन का भी छुट्टी मतलब पूरा नुकसान। तू जाने वाली थी क्या बेटा, लेकिन भूल गई, चलो ठीक है। E और ds किस पॉइंट पे बन रहा है, एक ही पॉइंट पर बन रहा है, एक ही पॉइंट पे बन रहा है, मतलब कितना डिग्री, 0। फाई E इक्वल टू कितना जानते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। फाई E इक्वल टू कितना जानते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट ds, दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, E ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितना होगी, क्लोज इंटीग्रेशन साइन क्या बचा,
EDS इंटू 1, E बाहर निकल गया, क्या बचा DS, और DS के लिए कितना निकला E इंटू कितना हो गया 4πr², ये हो गया। क्लियर है यहाँ पे? ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा बताओ, E इंटू 4πr² इक्वल क्या होगा Q अपॉन, तो E इक्वल कितना आ गया Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, तो डाउट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या जानते हैं चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज जानते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होगा क्यू नॉट। तो इस डायग्राम को रिपीट बना लो, उसी में बनाओगे तो खराब दिखने लग जाएगा। फिर से रिपीट, एक क्या लिया सोर्स चार्ज, कितना लिया क्यू, उसके चारों तरफ क्या बना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डिस्टेंस कितना है r, और यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए वो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना रख दिए क्यू नॉट, ये क्यू नॉट हो गया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट। सो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, E की वैल्यू कितनी निकालना है Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन, और बगल में क्या है अच्छे से लिखो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट अलग, और इधर क्या बच गया Q नॉट अपॉन r², और इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं लोग, क्लियर। Q1 Q2 की जगह हमारे पास क्या है Q और Q नॉट। यही आना जरूरी नहीं है ना, दो चार्ज होना जरूरी है, तो ये एक चार्ज और ये कितना चार्ज दूसरा चार्ज। फिर से इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको इरेज कर दूं तब थोड़ा क्लियर दिखेगा। और ये इस साल आ चुका है ठीक, हालांकि पढ़ाना जरूरी था, रिपीट भी कर सकता है। सबसे पहले हमने क्या लिया एक सोर्स चार्ज लिया, सोर्स चार्ज को जैसे रखेंगे उसके चारों तरफ क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया, अब हमको पॉइंट पी पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमने उसके चारों तरफ किसका एज्यूम किया गॉसियन सरफेस का। तो कल मैंने पढ़ाया था अगर चार्ज पॉइंट शेप होता है तो उसके चारों तरफ कौन सा सरफेस बनता है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। इसको पहले लिखने का रीजन है रटना पड़ेगा, बायोलॉजी वाले लोग को, मैथ्स वाले तो पढ़ के याद भी कर लेंगे, लेकिन तुमको रटना ही पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr²। अब एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए या एक एरिया वेक्टर ले लिए, क्या लिए एरिया वेक्टर ds और E किस पॉइंट पर बन रहा है P पॉइंट पर। दोनों अगर एक ही पॉइंट पर बनेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 0 डिग्री का। तो phi E डॉट ds और दोनों एक पॉइंट पे बनने के कारण कौन सा एंगल हो गया 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। यहां तक क्लियर। E बाहर निकल गया तो खाली क्या बचा ds, और ds का वैल्यू कितना लिख क्या है 4πr²। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया हमने कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे तो E इंटू 4πr² q बाई क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू आ गई। अब हम क्या जानते हैं E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, और कौन सा चार्ज टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं q नॉट से। तो E इक्वल टू फोर्स अपॉन q नॉट, तो F इक्वल टू E इंटू क्या हो गया q नॉट। अब E का वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख दिए, तो Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट q नॉट अलग अलग करके लिख दिए, 4π एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया और q नॉट बाय r² को क्या कर दिए अलग कर दिए। कौन सा लॉ हो गया ये वाला कूलॉम्स लॉ। कहां से शुरू किए थे गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से क्या प्रूव हो गया तुम्हारा कूलॉम्स लॉ। क्लियर। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या है मान के चलते हैं कैपिटल R। चालू कर दिया। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या मान के चलते हैं कैपिटल R है। जैसे ही इसमें +q चार्ज देंगे तो यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो जाएगा सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अब जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से चारों तरफ इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट होने के चारों तरफ इसके क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट P पर उसकी क्या कैलकुलेट करना है हमको इंटेंसिटी, क्या निकालना है इंटेंसिटी। तो हम लोग इसके चारों तरफ क्या एज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा स्फेरिकल बनेगा। क्या बनेगा
स्फेरिकल। अब मान लेते हैं कि इसका एक रेडियस कितना है, स्मॉल, तो सरफेस एरिया कितना आएगा, 4πr² ही आएगा, सेम टू सेम, खत्म। गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या जानते हैं, Q/ε0। फाई इज इक्वल टू क्या जानेंगे, E.ds। अब तुम लोगों को ना E दिख रहा है ना ds, तो यहीं पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ एरिया वेक्टर क्या ले लिया अपन, ds। तो E.ds दोनों एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर है, तो क्या बनेगा 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, E.ds हो गया। E बाहर निकल गया, क्या बचा ds, और ds का वैल्यू कितना होता है 4πr²। ये भी क्लियर हो गया। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए तो इतना हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आगे क्या हो गया, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा आंसर, न्यूटन पर कूलम। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ इक्वेशन में, थोड़ा सा तो आगे जाएंगे, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। अब ये कौन सा सरफेस बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है, तो इसमें कौन सा चार्ज डेंसिटी लगेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लगता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू। वॉल्यूम को किससे डिनोट करेंगे, स्फीयर के। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³ होता है। लेकिन ये रेडियस चेंज होगा, क्यों ये रेडियस चेंज होगा, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, अंदर वाले, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4πr³। समझ में आया कि नहीं है। ये वाला आर किसके लिए था, गॉस के लिए, किसके लिए था। लेकिन ये जो आर है, ये जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम किसका है, इसका है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है। ये क्या है, इमेजिनरी, ये रियलिटी में, रियलिटी में होने कारण ये हो गया। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू 4/3πr³। इस वैल्यू को उठा के यहाँ क्यू मिलेगा, पुट करो, तो ई इक्वल कैसे दिखेगा, रो इंटू 4/3πr³ अपॉन 4πr², पाई 4 क्या बचा, ई इक्वल टू रो r³ अपॉन 3r²ε0। यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है यहाँ पर तक। तो टॉपिक समझ में आया, फिर से एक बार अच्छे से समझेंगे। टॉपिक का नाम लिख देते हैं, थर्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। क्या, सॉलिड स्फीयर। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक स्फीयर में, उस स्फीयर का रेडियस क्या है r। अब रटने योग्य बातें, जब हम लोग कोई सा डाटा लेंगे ओरिजिनल, तो उसको कैपिटल पे लेना, किस पे लेना, कैपिटल पे, और गॉसियन वाला डिस्टेंस को किस पे लेना, स्मॉल पे। ये याद करने का तरीका है। ओरिजिनल लेंथ कैपिटल रहेगा और एज्यूम्ड लेंथ, ये एज्यूम्ड लेंथ क्या रहेगा, स्मॉल। तो हमने जो सर्कल लिया या स्फीयर लिया, उस स्फीयर का रेडियस क्या है r। उसमें कितना चार्ज दिया हम लोगों ने, +q चार्ज। कितना चार्ज दिया, +q चार्ज। +q चार्ज जैसे ही एक पॉइंट को देंगे तो चारों तरफ क्या बढ़ जाएगा, +q चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां पर निकालनी है, पॉइंट P पर। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस क्या कर दिए, एज्यूम किए। कैसा गॉसियन सरफेस बन रहा है उस पर, स्फेरिकल, जिसका स्मॉल एलिमेंट या फिर एरिया वेक्टर कितना है, ds। दोनों एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू q/ε0 किससे जानते हैं, फिर बट फाई इक्वल टू कितना जानते हैं, E.ds। वेक्टर साइन हटेगा तो क्या लगेगा, cos θ। दोनों एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं तो क्या लगेगा, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो E.ds होगी। E बाहर निकला तो क्या बचा, ds, और ds किसके लिए है, बाहर वाला गोला के लिए। तो बाहर वाला गोला का कितना है, सरफेस एरिया 4πr²। पुट कर दी। इक्वेशन 1 और 2 दोनों किसके इक्वल दिख रहा है, फाई के इक्वल दिख रहा है, दोनों को आपस में इक्वल कर दी। तो E इक्वल टू कितना आ गया, q/4πr²। ये आंसर है। दोनों का आंसर यहां तक का सेम आता है। लेकिन ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में क्या डेंसिटी लगेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पॉइंट के लिए कुछ नहीं है ना,
कूलाम लॉ में क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो पॉइंट था। हम लोग लीनियर पढ़े हैं, सरफेस पढ़े हैं और वॉल्यूम पढ़े हैं, लेकिन पॉइंट के लिए डेंसिटी नहीं पढ़े। किसके लिए डेंसिटी नहीं पढ़े? इसलिए नहीं लगा है। आंसर भी दे रहा हूं, इसलिए नहीं लगा। इसमें स्फीयर है करके हमको क्या लगाना पड़ रहा है? डेंसिटी। तो क्या लगा? रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज क्यू, वॉल्यूम स्फीयर के लिए कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यू की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गई। ठीक, इस क्यू का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए। कहां पुट कर दिए? इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन कौन सा? थर्ड में पुट किए तो क्या होगा? ये वैल्यू यहां आ गया। अब 4 पाई कैंसिल, तो रो आर क्यूब अपॉन क्या बचा? 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आंसर। नोट करो इसको।